गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट का आज हम सेकेंड लेक्चर यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे आज हमारा टॉपिक होगा स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन बताया था, क्या होता है ये थर्मोडायनेमिक्स। उसके अंदर जो उसकी कुछ टर्म्स थी थर्मोडायनेमिक्स की, यानी सिस्टम था, सराउंडिंग था, बाउंड्री था, इनके बारे में बताया आपको मैंने। टाइप्स ऑफ सिस्टम के बारे में हम पढ़ चुके हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम, इन सब के बारे में आपको मैंने बता दिया है। तो आज हम इसका नेक्स्ट अब पार्ट डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या आता है स्टेट ऑफ द सिस्टम। अभी हम वही टर्म्स ही पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स टर्म्स ही पढ़ रहे हैं। ये टर्म्स क्या हैं कि आपको आनी चाहिए, आप बाद में क्या है कि हम इन्हीं चीज़ों को बोलेंगे। जैसे हमने स्टेट बोल दिया, इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट, इस तरह से हम बोलेंगे, तो आपको क्या है कि फिर ये जब पता रहेगी तो आप बाद में इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अब हम देख लेते हैं, हमारी नेक्स्ट टर्म आती है स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल्स। तो स्टेट क्या चीज़ होती है? देखो, किसी भी सिस्टम की स्टेट का मीन ये होता है कि अगर सिस्टम की अवस्था वो अवस्था होती है जिस पर कि क्या होती है कि विभिन्न जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, अगर ये एक डेफिनेट वैल्यूज़ रखती हैं तो उस अवस्था को हम बोल देते हैं कि ये सिस्टम की एक अवस्था है। अब वो अवस्था किसी भी तरह से हो सकती है, इनिशियल स्टेट हो सकती है, फाइनल स्टेट हो सकती है, इंटरमीडिएट स्टेट हो सकती है। अगर कोई भी प्रोसेस 2-3 स्टेप्स में हो रही है तो हर स्टेप पे जो क्या हो जाती है कि अलग अलग उसकी अवस्था होगी, यानी कि जिस अवस्था पे उसके प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर कांस्टेंट रहते हैं, सेम बने हुए रहते हैं, डेफिनेट वैल्यू बनी हुई रहती है, उसे हम एक स्टेट बोल देते हैं। और जिस स्टेट पे यानी कि जब इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, मान लो सपोज़ आपने किसी भी कोई सिस्टम लिया और उसके ऊपर आप थर्मोडायनेमिक स्टडी कर रहे हो, तो थर्मोडायनेमिक स्टडी करने पे आप क्या देखते हो कि इनिशियल स्टेट में आपने जहाँ से प्रोसेस शुरू की है तो उस टाइम पे आपको दिखेगा प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, जो ये मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये क्या होती है, इनकी एक डेफिनेट वैल्यूज़ हो गई। लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस चलती रहती है तो कुछ टाइम बाद इनकी वैल्यूज़ चेंज हो जाती है सिस्टम में। प्रेशर कुछ बढ़ भी सकता है, कुछ कम भी हो सकता है, ठीक है, या वॉल्यूम के अंदर कुछ चेंज आया है, टेम्परेचर में कुछ चेंज आया है कि भाई टेम्परेचर घटा है, बढ़ा है। तो अब आप क्या देखते हो कि उससे वैल्यू जो पहले आपकी वैल्यूज़ थी उससे चेंज हो गई ये वैल्यूज़। अब जब ये वैल्यूज़ चेंज हो गई है तो उसे हम क्या बोल देंगे कि भाई अब ये सेकंड स्टेट में आ गया है, तो अब उसकी अवस्था परिवर्तित हो गई है सिस्टम की। तो ये अवस्था को डिफ़ाइन करने के लिए हम बताते हैं कि जिस सिस्टम की अवस्था का मतलब यही होता है कि अगर मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, अब जैसे एक वर्ड आया मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, अब आप पूछोगे कि भाई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ कनेक्टेड विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मतलब जो किससे रिलेटेड है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से रिलेटेड है। अब मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या होता है? मैक्रोस्कोपिक सिस्टम वो होता है जिसके अंदर सब्सटेंस जो होते हैं, मैटर जो होता है वो बल्क में होता है, यानी कि लार्ज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस अगर इसके अंदर प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। और प्रॉपर्टीज़ विच आर एसोसिएटेड विद मैक्रोस्कोपिक सिस्टम आर कॉल्ड मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, जो कि मैक्रोस्कोपिक सिस्टम से रिलेटेड है। यानी कि ये क्या होता है कि किसी एक पार्टिकल का, ये ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि क्या होती है कि एक पार्टिकल का नहीं होता है। जैसे कि टेम्परेचर, आपके पास क्या है, कोई बीकर है, अब बीकर में पानी भरा हुआ है, तो ऐसा नहीं है पानी के एक मॉलिक्यूल की वैल्यू का टेम्परेचर अलग है, दूसरे मॉलिक्यूल का टेम्परेचर अलग है। वो तो पूरा एज अ होल आप देखोगे तो होल टेम्परेचर का ही, आप जो होल वाटर है उसी का ही टेम्परेचर नापते हो और फिर आप बोलोगे कि भाई हाँ इसका टेम्परेचर ये है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी होती है, बॉइलिंग पॉइंट प्रॉपर्टीज़ होती है, ये सब चीज़ें भी आप देख लेते हो। इसके अलावा क्या आप जैसे वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम आपने देखा तो वॉल्यूम भी आप कलेक्टिव ही बताओगे कि भाई वाटर का वॉल्यूम इस टाइम पे इतना है और फिर इस टाइम पे इसका वॉल्यूम इतना रह गया है। अगर आपने पानी को क्या है गर्म करने के लिए रख दिया तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि उसका वॉल्यूम घट जाएगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर देखोगे तो टेम्परेचर आप देखोगे कि भाई थोड़े टाइम बाद उसका टेम्परेचर बढ़ गया अगर आपने वाटर को हीट किया तो इस तरह से क्या होता है, ये सब क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहलाती है। और जहाँ पे इन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ एक डेफिनेट वैल्यू होती है उसे हम एक सिस्टम बोल देते हैं, मतलब एक सिस्टम की एक स्टेट बोल देते हैं। और जब ये चेंज हो जाती है तो हम बोल देते हैं कि सिस्टम की स्टेट चेंज हो गई है। तो हम स्टेट को डिफ़ाइन करेंगे इन्हीं से ही, यानी इन मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। अब फर्स्ट एंड द लास्ट स्टेट ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट रेस्पेक्टिवली। अगर कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हम कर रहे हैं तो सिस्टम की जो फर्स्ट स्टेट जो होती है दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल स्टेट, और जो लास्ट स्टेट होगी उसे हम बोल देंगे फाइनल स्टेट। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेट वेरिएबल्स। स्टेट वेरिएबल्स का मतलब क्या हो जाएगा?
स्टेट वेरिएबल्स यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्टेट के ऊपर डिपेंड करेगी कि मतलब एक अवस्था में उसकी वैल्यूज़ अलग है, दूसरी अवस्था में आपने देखा तो उसकी वैल्यू उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ अलग आ जाएगी। तो यानी कि वही जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ अभी आपको बताई थी, वॉल्यूम है, प्रेशर है, टेम्परेचर है, ये सब क्या होती है आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, स्टेट के ऊपर डिपेंड कर रही है। स्टेट जैसे जैसे अवस्था परिवर्तित हुई सिस्टम की तो इनकी वैल्यूज़ भी क्या हो जाएंगी, चेंज होती चली जाएंगी। यानी कि किसके ऊपर डिपेंडेंट है, स्टेट के ऊपर डिपेंड है। तो स्टेट के साथ साथ ये चेंज हो रही है, तो इन्हें हम क्या बोल देते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोल देते हैं। तो जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं वही क्या हो जाएंगी, आपकी स्टेट वेरिएबल्स हो जाएंगी। अब हम आ जाते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, यानी कि एक और आपका एक नेक्स्ट टर्म आ रही है जो यहाँ पे वो आती है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। जैसे इक्विलिब्रियम आपने पढ़ा हुआ है, 11th में पढ़ा हुआ है आपने। इक्विलिब्रियम का मीन क्या होता है, मतलब अब कोई भी चेंज नहीं हो रहा है सिस्टम में टाइम के साथ, तो उसे हम बोलते हैं भाई इक्विलिब्रियम आ गया इसके अंदर, अब कोई रिएक्शन नहीं हो रही है। यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन जो होती है वो क्या हो रही है, सेम रेट से हो रही है, तो हमें कोई चेंज नहीं दिखाई दे रहा है टाइम के साथ, तो हम बोलेंगे कि अब ये थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक तो तब वर्ड यूज़ करेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर। तो आप वैसे बोल सकते हो कि भाई केमिकल इक्विलिब्रियम हो गया इसके अंदर। अब इस टाइम की क्या है कि ये हमें ऐसा लगता है कि हमें लगता है ऐसा है कि भाई अभिक्रिया रुकी हुई है, इस टाइम पे इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। हालांकि अभिक्रिया रुकी हुई नहीं रहती है, वो क्या होती है दोनों ही डायरेक्शन में क्या होती रहती है, सेम ही रेट से होती रहती है, तो आपको कोई उसके अंदर मेजरेबल चेंज नज़र नहीं आता है, तो उसे हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अब यहाँ पे हम थर्मोडायनेमिक के टर्म में देखते हैं, तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो, a system is said to be in thermodynamic equilibrium if the macroscopic properties of the system in various phases do not undergo any change with the time। कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ये मैक्रोस्कोपिक, क्योंकि आप यहाँ ध्यान देना कि थर्मोडायनेमिक में हम जो स्टडी करते हैं सिस्टम की, तो वो उसमें इन्हीं जो स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, इनकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होते हैं, इनमें चेंज की ही स्टडी करते हैं। यानी उस सिस्टम के अंदर आप देखोगे कि हमेशा स्टडी होगी प्रेशर में क्या चेंज आया है, टेम्परेचर में क्या चेंज आया है, वॉल्यूम में क्या चेंज आया है। यही स्टडी हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं कि मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में ही हम चेंज देखते हैं। तो अगर उस सिस्टम के अंदर टाइम के साथ साथ उसकी अगर सपोज़ मान लो हेट्रोजीनियस सिस्टम है, यानी कि जिसके अंदर डिफरेंट फेजेज़ हैं, तो उन विभिन्न अवस्थाओं में भी टाइम के साथ साथ अगर आपको कोई मेजरेबल चेंज नज़र नहीं आ रहा है टाइम के साथ साथ, तो आप क्या बोलोगे कि दैट सिस्टम इज़ इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम, कि आपका अब ये सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि इसकी जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ है जैसे प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, इनमें समय के साथ साथ कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हो गया। अब ये जो आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है, इसे हम क्या कर लेते हैं, तीन डिफरेंट टाइप की इक्विलिब्रियम में आपने इसे डिफ्रेंशिएट कर लिया है। अब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में फर्स्ट आता है आपका थर्मल इक्विलिब्रियम। नाम से ही पता लग रहा है थर्मल मतलब क्या होता है, हीट से रिलेटेड है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो गया, दिस इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट देयर should be no flow of heat from one position of the system to another। यानी कि ऐसा सिस्टम जिसके अंदर आप क्या देखोगे, समय के साथ साथ उसके किसी एक हिस्से से लेकर आप दूसरे हिस्से में भी देख लोगे कि उसके अंदर कोई हीट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो आप बोल दोगे कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि टेम्परेचर पूरे प्रोसेस के ड्यूरेशन में आपका कांस्टेंट ही रहता है। अगर टेम्परेचर, हीट फ्लो कब होता है, जब चेंज इन टेम्परेचर होता है। यानी कि कभी आपने देखा होगा, बहुत कॉमन एग्जांपल बताती हूँ आपको, हम जो घरों में यूज़ करते हैं, जैसे आपने दूध गर्म किया, सपोज़ दूध गर्म किया, अब आपको क्या है, दूध को ठंडा करना है, या फिर कोई भी लिक्विड ऐसे गर्म चीज़ है, अब आपको उसे कूल करना है, तो हम क्या करते हैं, कूल करने के लिए या तो आप पंखे वगैरह में रख दो, लेकिन एक सबसे कॉमन हम जनरली जो करते हैं वो क्या कर देते हैं कि हम कोई ठंडा पानी रख लेते हैं और उसके ऊपर उसे रख देते हैं। तो फिर क्या होता है, थोड़े टाइम बाद आप देखते हो कि उसका टेम्परेचर डाउन होने लगता है और एक ऐसी स्टेज आ जाती है कि जब वो बिल्कुल ही आपका ठंडा हो जाता है। तो इस वाली प्रोसेस में क्या होता है कि जो पानी होता है वो ठंडा होता है और दूध जो होता है वो गर्म होता है। तो यानी कि पानी से हीट कहाँ गई है, दूध में, दूध वाले कंटेनर में, और दूध के अंदर से हीट जो है पानी से क्या है, पानी से उसने हीट एब्जॉर्ब की है, ठीक है, और उसने हीट रिलीज़ की है। गर्म चीज़ ने क्या किया, उसका टेम्परेचर ज़्यादा था। इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि दोनों, जब इस प्रोसेस की ड्यूरेशन में क्या है, टेम्परेचर में क्या है, अंतर है, टेम्परेचर में अंतर है, एक गर्म चीज़ है और एक ठंडी चीज़ है। तो जब टेम्परेचर में अंतर है
यानी डिफरेंस है, तो जब ताप में अंतर की वजह से ही क्या होता है, ऊष्मा का प्रवाह होता है। तो हीट का फ्लो ही इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस है। अगर ऐसी कंडीशन है कि दो सेम टेम्परेचर की चीज़ें उन्हें आप पास पास रख दो तो आप देखोगे कि उनका टेम्परेचर सेम ही बना हुआ रहता है। आपको कोई चीज़ ऐसा नहीं दिखेगा भाई ये ठंडी हो गई ये गर्म हो गई, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, टेम्परेचर सेम है, कांस्टेंट है, तो हीट फ्लो भी नहीं होता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम तभी होता है जब उस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। टेम्परेचर आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो आपका कोई हीट फ्लो भी नहीं होगा, यानी कि फ्लो ऑफ हीट नहीं होगा, तो आप बोल दोगे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है। अब सेकेंड चीज़, ये आपने देखा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब आ जाता है हमारा सेकेंड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का मीन क्या है, इस इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जब कभी भी सिस्टम के अंदर एक पार्ट से उसके दूसरे पार्ट में कोई वर्क नहीं हो रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि दिस इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट नो वर्क शुड बी डन बाय वन पार्ट ऑफ द सिस्टम ओवर अनदर। यानी सिस्टम के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कोई क्या नहीं हो रहा है, वर्क डन नहीं हो रहा है। यानी कि कोई भी नो मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट ऑफ मैटर शुड अकर विद इन द सिस्टम, कि आपके जो सिस्टम है उसमें आपको मैटर का कोई भी मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, ना तो सिस्टम के अंदर एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, और ना ही उसका सराउंडिंग के साथ कोई एक्सचेंज हो रहा है मैटर का। तो ये करें, यानी कि आपने क्या बोल दिया कि वर्क डन नहीं हो रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए कि अगर सिस्टम का प्रेशर अगर कांस्टेंट बना हुआ रहता है तो वह कौन से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में। तो इसके लिए क्या कंडीशन है कि P जो है वो आपका कांस्टेंट होना चाहिए होल प्रोसेस, यानी पूरी प्रक्रिया के ड्यूरेशन में अगर P कांस्टेंट होगा तो आप बोलोगे कि ये आपका सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। अब आ जाता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम का मीन क्या होता है कि अगर सिस्टम के किसी पार्ट में भी कोई समय के साथ साथ उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, उसके संगठन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो हम बोल देंगे दैट सिस्टम इज़ इन केमिकल इक्विलिब्रियम। यानी कि नो चेंज इन कंपोजिशन शुड टेक प्लेस, कि केमिकल कंपोजिशन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए समय के साथ साथ, तो आप उसे बोल दोगे केमिकल इक्विलिब्रियम है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा, स्टेट ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा आपने, और स्टेट वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा। अब एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यहाँ पे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम, यानी सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। सिस्टम की दो तरह की प्रॉपर्टीज़ होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव। अब है कि इन्हें याद कैसे करोगे आप, तो इस बहुत ही ईजी है। देखो इंटेंसिव में से ही आप समझ लोगे इंडिपेंडेंट, यानी इंटेंसिव है यानी इंडिपेंडेंट। तो ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि सिस्टम में जो पदार्थ है उसकी क्वांटिटी से अगर इंडिपेंडेंट, यानी उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो उन्हें आप बोलोगे कि ये क्या हो जाएंगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। और ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि उसके अंदर जो भी पदार्थ है, मैटर है, उसकी क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आप बोल दोगे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होगी। यानी जितना ज़्यादा मैटर होगा, जितना ज़्यादा क्वांटिटी होगी, उसकी अमाउंट जितनी ज़्यादा होगी मैटर की, तो आप देखोगे कि जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती है उनकी वैल्यूज़ भी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। यानी कि अगर बढ़ी वो वैल्यूज़ तो वो वैल्यूज़ भी बढ़ जाएंगी, और अगर मैटर की क्वांटिटी घटी, अमाउंट घटा, तो उन वैल्यू तो जो ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ जो होती है उनकी वैल्यूज़ भी घट जाती है। यानी कि मैटर के ऊपर डिपेंडेंट होती है, मैटर की क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इसके एग्जांपल हम देखेंगे। एग्जांपल है जैसे कि मास है, वॉल्यूम है, एनर्जी है, हीट कैपेसिटी, ये सब क्या हो जाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हो जाती है। अब हम इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, ऐसी प्रॉपर्टीज़ विच डिपेंड ओनली अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस की किसके ऊपर डिपेंड करती है, ओनली नेचर के ऊपर डिपेंड करती है, एंड इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सिस्टम, यानी अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सिस्टम में पदार्थ की अमाउंट के ऊपर ये क्या रहती है, इंडिपेंडेंट रहती है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं।